इवनिंग एंड वेरी वार्म वेलकम टू न्यूज़ एज विद फरीहा इदरीस। कहते हैं कि एक झूठ को छुपाने के लिए अक्सर 100 झूठ बोलने पड़ जाते हैं। भारतीय हुकूमत को इस वक्त अपने राफेल तैयारों समेत 6 जहाज़ों की तबाही और S-400 सिस्टम समेत उसको जो नुकसान हुआ वो छुपाने के लिए पाकिस्तान से शिकस्त को जो उनको सुबकी हुई उसको मिटाने के लिए झूठ पर झूठ गढ़ने पड़ रहे हैं। भारतीय हुकूमत के इन झूठों को कांग्रेस के रहनुमा बार बार आवाम के सामने आश्कार करने की कोशिश कर रहे हैं। भारतीय हुकूमत तो तैयारों की तबाही का सच कौम से छुपा रही है, लेकिन अब राहुल गांधी ने खुद तस्लीम किया है कि पाकिस्तान की जवाबी कार्रवाई में भारतीय तैयारे तबाह हो गए। राहुल गांधी ने मोदी सरकार से असल हक़ाइक़ सामने लाने का मुतालबा किया है। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ और कांग्रेस के रहनुमा राहुल गांधी ने एक्स पर कल भी सवाल किया था और आज फिर सवाल उठाया है कि वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर बताएं कि इंडिया ने कितने तैयारे सिर्फ इसलिए खोए क्योंकि पाकिस्तान को हमले का पहले से इल्म था। पाकिस्तान को हमले के बारे में पहले से आगाह करना अकॉर्डिंग टू राहुल गांधी कोई कोताही नहीं बल्कि जुर्म है। कौम को सच जानने का हक है। राहुल गांधी बार बार जयशंकर से जिस बयान पर सवाल कर रहे हैं वो आप भी देख लीजिए। कांग्रेस के इल्जामात पर परेशान मोदी सरकार ने एक नया दाव इस्तेमाल किया है। ये दाव ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस वफूद को बैरून मुल्क भेजने का एक तासुर है। इनमें से एक वफ़द की क़यादत कांग्रेस के रहनुमा शशि थरूर के सुपुर्द करने का ऐलान किया गया। भारतीय हुकूमत की जानिब से शशि थरूर को कांग्रेस का लीडर बनाकर पेश किया गया क्योंकि वो तासुर ये देना चाह रहे थे कि एक किस्म का ये फसाद बनाया जा सके कि हर जमात हमारे साथ है, हमें पॉलिटिकली बहुत ज़्यादा मजबूत है। भारतीय मीडिया को जो भेजे गए वफूद हैं वफ़द में तमाम सियासी जमातें हैं वो उसमें शरीक हैं। भारतीय हुकूमत की बदकिस्मती ये हम कह सकते हैं कि वक्त है उस वक्त बदकिस्मती का, क्योंकि ये झूठ भी ज़्यादा दिन तक चल नहीं सका और ख़ुद कांग्रेस ने शशि थरूर का पर्दाफाश कर दिया। कांग्रेस रहनुमा आदित्य राज ने कहा है कि शशि थरूर की पॉलिसी दोहरी है, उनका इल्म ही नहीं है हमें कि वो बीजेपी में है या कांग्रेस में है। लेट्स वॉच दैट। एक और कांग्रेस रहनुमा पवन खेरा ने नरेंद्र मोदी के पार्लियामेंट से मुंह छुपाने पर सवालात उठा दिए हैं। साथ मौजूद हैं कमर समान कायरा साहब एंड मोहम्मद जुबैर साहब। थैंक यू सो मच जेंटलमैन फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम। कायरा साहब, एक तरफ शशि थरूर हैं, दूसरी तरफ बिलावल भुट्टो की सरबराही में वफ्द मुख्तलिफ ममालिक का दौरा करेगा। क्या समझते हैं आप, ये कितना बड़ा चैलेंज है इस वक्त? देखिए, पाकिस्तान का मुकदमा बड़ा अच्छे तरीके से बिलावल साहब ने और हमारे बाकी साथियों ने, सियासतदानों ने, हुकूमत ने, फौज के तर्जुमान ने, पाकिस्तान के नौजवानों ने सोशल मीडिया में और हमारे जनरली मीडिया ने बहुत आला लड़ा। और उसमें एक बुनियादी वजह यह भी थी कि पाकिस्तान इखलाकी तौर पे इस जंग का फातेह है। पहले दिन से कोई गलत बयानी नहीं की, हकायक के मुताबिक खड़े होकर हमने कहा कि हम शाहनामाज थे, पाकिस्तान के पानी के ऊपर कदगने, जंग करने की धमकियां, सब कुछ। लेकिन पाकिस्तान ने कहा कि हम इन्वेस्टिगेशन कराने को तैयार हैं, टोटल इन्वेस्टिगेशन में आइए, हम आपके साथ चलते हैं। लेकिन उसके बाद भी हमने कहा, दुनिया को भी कहा कि ये हमें खदशा है, ये बिल्डअप कर रहे हैं, ये हम पे अटैक करेंगे तो हम जवाब देंगे। हमारे पास सब कुछ है, हम किसी के खिलाफ हम जंग नहीं चाहते, हम जंग अवॉइड ही नहीं करते, हम नहीं लड़ना चाहते। लेकिन अगर हिंदुस्तान नहीं रुकेगा तो फिर जंग शुरू हो जाएगी और आप इसको रोकिए। हिंदुस्तान ने स्ट्राइक की हमारे सिविलियन पॉपुलेशन को, मसाजिद को, सबको, नाम जो भी ले, लेकिन एक्चुअली हुआ क्या? और उसके नतीजे में पाकिस्तान ने जब जवाब दिया तो सिर्फ मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को उनके तैयार हो, जहां से पाकिस्तान पे अटैक हुआ था सिर्फ उन जगहों को अटैक किया। उसके बाद फिर उन्होंने ड्रोन भेजने शुरू किए। हमने दुनिया को कहा कि ये गलत हो रहा है, आप इसको रोकिए, लेकिन पाकिस्तान ने इस पर कोई हॉट परसूट नहीं किया। उसके बाद हिंदुस्तान ने पाकिस्तान पे मिसाइल दाग दिए और हमारे एयर बेसिस को अटैक किया। फिर पाकिस्तान ने उसका भी जवाब दिया तो इतने जोरदार था कि सारी दुनिया के भी कान खुले, हिंदुस्तान को भी समझ आई कि मामला अब हद से बाहर चला जाएगा, तो फौरन सफेद झंडे लहराने शुरू किए। बात यह है कि पाकिस्तान की ये इखलाकी फतह है। हमारे मीडिया ने कोई गैर जरूरी क्लेम नहीं किया, हमारे तर्जुमानों ने भी इस बात को बड़े अच्छे स्लूब में किया। हिंदुस्तान का मसला यह है कि न सिर्फ उनकी फौज ने, उनकी हुकूमत के तर्जुमानों ने, बल्कि उनके मीडिया ने इतलात बहुत हाइप क्रिएट की और इंतहाई गलत बयानियां, यानी कराची फाल हो गया, हैदराबाद को ये हो गया, प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के जख्मी हो गए, आर्मी चीफ को पता नहीं क्या क्या तमाशे किए, सारे गलत थे। तो जब आप इखलाकी तौर पे
दुनिया के सामने नंगे खड़े हैं तो क्या जाके साबित कर लेंगे। और दूसरा, हमारी टीम ने बिलावल साहब उसको लीड कर रहे हैं। शशि थरूर बड़ा अच्छा मुकर्रर होगा, लेकिन शशि थरूर वो है जो सारी दुनिया को पहले से ही गालियां देके उनको नाराज करके बैठता है। और बिलावल साहब ने जिस फैक्ट सामने रखते हुए सारी दुनिया के सामने बहुत बैलेंस्ड बातें करके जिस तरह पाकिस्तान का मुकदमा लड़ा। शशि थरूर साहब का जिक्र हो रहा है, इस वाक़े के बाद वो खुद भी क्या कहते रहे हैं, जरा देखिए। मोहम्मद ज़ुबैर हमें ज्वाइन करें। थैंक यू सो मच ज़ुबैर साहब। एक तो शशि थरूर पाकिस्तान का मुकदमा भी अच्छा लड़ सकते हैं, ही सीम्स जेन्युइनली इम्प्रेस्ड बाय व्हाट ही कॉल्स कि इट्स न्यू पाकिस्तान। दूसरी तरफ भारत के वज़ीर दिफा ये दावा कर रहे हैं कि अभी ऑपरेशन सिंदूर ख़त्म नहीं हुआ। बार बार बीजेपी ये बात कह रही है। सो थ्रेट अभी भी है मौजूद पाकिस्तान में। देखिए, थ्रेट तो रहेगा जब तक मोदी की हुकूमत है, बिकॉज उनके लिए कितना बड़ा डैमेज हुआ है कि उनके ख्वाब ख्याल में ही नहीं था। उनकी थर्ड टर्म है और 1 साल तकरीबन हुआ है उनके थर्ड टर्म में, और ही हैज़ बीन राइडिंग ऑन अ वेव फॉर द लास्ट 10-11 ईयर्स। और अपेरेंटली उनके कोई ऑपोजिशन नहीं थी, कांग्रेस पार्टी तितर बितर थी। थोड़ी बहुत उन्होंने लास्ट इलेक्शंस में रेजिस्टेंस शो की थी, बट जाहिर सी बात है मोदी जी को और बीजेपी को हटा तो नहीं सके थे। और मोदी का जो अपना जो उनका बीजेपी का जो नैरेटिव था वो था ही नफरत के बेसिस पर, एरोगेंस के बेसिस पर, लुकिंग डाउन एट पाकिस्तान, मिनॉरिटीज़ के खिलाफ, स्पेशली मुसलमानों के खिलाफ। और वो उसी उसमें आके जाल में फंस गए इन द एंड कि उन्होंने इतनी हाइप क्रिएट की और पाकिस्तान को इतना कमज़ोर दिखाया अपने इंडियंस के सामने, और उनसे बाकायदा विद इन मिनट्स ऑफ द इंसिडेंट जो हुआ, टेररिस्ट इंसिडेंट, उन्होंने इतनी हाइप क्रिएट की कि पाकिस्तान को एक ऐसा सबक सिखाएंगे। मेरा उस वक्त भी मौक़िफ़ था, आई थॉट के सेंस विल प्रिवेल। जैसे अभी आपने सरूर साहब की वो स्टेटमेंट दिखाई कि दीज आर डिफरेंट सर्कमस्टांसेस। उनकी मिलिट्री को तो आई एम श्योर पता था कि पाकिस्तान की मिलिट्री का रिस्पांस क्या होगा, इसमें कोई विनर्स नहीं निकल सकेंगे। ये कोई पुरानी ज़माना नहीं है। और पुराने ज़माने में भी क्या हुआ था, स्टेलमेट ही हुआ था 65 वॉर में। ईस्ट पाकिस्तान अगेन, जिस तरह अभी वो कह रहे थे कि कंडीशंस बिल्कुल डिफरेंट थी, वहाँ हमारी फ़ौज ने ज़बरदस्त फाइट की थी, लेकिन जाहिर सी बात है वो जो सर्कमस्टांसेस थे उसमें इम्पॉसिबल था फॉर एनीवन टू विदस्टैंड दैट थिंग। और जाहिर सी बात है पॉपुलेशन ही हमारे अगेंस्ट थी। बंगाली तो हम किसके लिए लड़ रहे थे? ज़मीन के लिए तो नहीं लड़ते, आप अवाम के लिए लड़ते हैं। सो वो मोदी साहब अब उसी जाल में आके फंस गए। अब जो हाइप क्रिएट की थी ना ये पिछले इतने सालों में, एक जो उनकी एरोगेंस का एक जो सबसे बड़े रीज़न था इंडियंस का, वो उनकी इकोनॉमिक तरक्की थी। और वो इकोनॉमिक तरक्की के चक्कर में पूरी दुनिया को वो बुली करते थे। जिस तरह बुली करना होता है, चाहे वो क्रिकेट को ले लें आप, इंटरनेशनल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस में स्टार्टेड डोमिनेटिंग फ्रॉम नोवेयर बिकॉज सबसे ज़्यादा पैसा उनके पास था एंड एवरीवन वाज लिसनिंग टू देम। इसी तरह से इन्वेस्टर्स जो कम्युनिटी थी, दे वर ऑब्वियसली रशिंग टू इंडिया बिकॉज उनकी इतनी बड़ी मार्केट है, और चाहे अरब कंट्रीज हों, चाहे यूरोपियंस हों, चाहे अमेरिकन हों। लेकिन उसमें एक फॉल्स नैरेटिव बनता चला गया, और ये बड़ा डेंजरस होता है। जो ये हाइपर नेशनलिज्म होती है ना, दैट इज वाई जो महजब कौमें होती हैं वो हाइपर नेशनलिज्म को एक वक्त में आके रोकती हैं। चाहे आप जितनी बड़ी जंग भी जीत के हटे हुए हों, या आपकी जितनी बड़ी स्ट्रेंथ भी हो, कि आप हम्बल रहते हैं, तो बड़ा एक सिंपल सा कानून है। और जब वो वक्त आया तो जाहिर सी बात है उस वक्त में इंडियंस स्ट्रेच देमसेल्व्स। अगर वो पहले दिन भी जो उन्होंने टारगेट किए थे वहां, उसके बाद फिर पंगा लेते रहे, ड्रोन्स भेजते रहे, फिर उस दिन 9 और 10 की रात को एयर बेसिस पर हमला किया, तो पाकिस्तान में तो एक ऐसे जज्बात थे। पाकिस्तान इंडियन समझे थे हम डरे हुए हैं खौफ से। पाकिस्तान में कोई डरा हुआ नहीं था, एज यू वुड नो, एज आई नो। किसी ने भी नहीं देखा कि पाकिस्तानी बड़े डरे हुए बैठे हुए कि जंग होगी तो क्या होगा। और पाकिस्तान का रिस्पॉन्स दैट वी न्यू कि हमारे पास कैपेसिटी क्या है, कैपेबिलिटी क्या है, और वो इतना स्विफ्ट और इतना अच्छा था कि जिसको कहते हैं ना, चंद घंटों में बाजी पलट गई। और जो हमारा शानदार तरीके से जो प्लानिंग की गई थी, जो एग्जीक्यूशन की, अब जाहिर सी बात है ज़मीनी जंग तो थी नहीं, या और वो भी नहीं हुई, कोई सी बैटल वगैरह भी नहीं हुई, तो प्राइमरीली इट वाज अ एयर बैटल, और उसमें हमारी जो थी वो बिल्कुल क्लियर कट विक्ट्री थी।
एंड इंडियंस आर लिकिंग देयर बॉन्ड्स। हम बिल्कुल बैठे हुए हैं और हम जश्न मना रहे हैं, और ये इंडिया के लिए एक बहुत ही एक मुश्किल चीज़ है टू एब्सॉर्ब। सो यकीन ख़तरा मौजूद है, सिंदूर ऑपरेशन ख़त्म नहीं हुआ, भारत ये कह रही है, मगर ये भी हम जानते हैं कि भारत के अटैक ज़रूरी नहीं है कि एयर में ही हों या डायरेक्ट ही हों, और बहुत सारे तरीक़ों से ये अटैक्स हैं, ये हैं, चाहे बलूचिस्तान में इंसर्जेंसी हो, चाहे दीगर मामलात हों। और इस वक्त रिपोर्ट्स ये भी हैं जो कह रही हैं कि भारतीय खुफिया एजेंसीज़ ने ऑपरेशन बयान मरसूस की अहमियत को ख़त्म करने के लिए फितनतुल ख्वारिज के साथ भी अब वो आपको रिटेलिएट कर सकते हैं। वी विल टॉक अबाउट इट राइट आफ्टर ब्रेक। एंड वेलकम बैक। काया साहब, एक डिबेट हो रही है कि इस वक्त भारत में काफ़ी तनकीद भी हो रही है हुकूमत पर। पाकिस्तान में क्या ये मौका है कि एक और वाइडर नेशनल कंसेंसस हो? इरफान सिद्दीकी साहब ने भी इस पर बात की कि आप एक पॉलिटिकल कंसेंसस बना लें इस वक्त, क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि शायद मुज़ाकरात हो रहे हैं पीटीआई के साथ। सो कोई ऐसा भी ब्रेक थ्रू होगा? मेरे ख्याल में तो नहीं है जी कि मुज़ाकरात, कोई स्पेशल मुज़ाकरात जिसका आप कह रही हैं। हाँ, उनके साथ गुफ्तगू गवर्नमेंट की मुख्तलिफ फोरम्स पे, लेकिन ये कोई लाजम नहीं है। सियासी तौर पर तफरीक रहती है, लेकिन इसके बावजूद जब भी कोई पाकिस्तानी कौम के ऊपर या पाकिस्तान के वजूद या इसकी सालमियत या इसके वकार के ऊपर सारी कौम अपने सियासी टेक्नोलॉजी के पे बहुत जरूरी है, और उनको भी एक शर्तें रख के कौम के लिए, मुल्क के लिए शराइत नहीं, शराइत के लिए हम अपना मुकदमा लड़े, उनका हक है, लेकिन इसके ऊपर वो शर्तें रखे ना करें। अगर ये कंसेंसस फर्ज करें, सारे इत्तेफाक नहीं भी होता, क्या हिंदुस्तान में सारा इत्तेफाक है? सारा इत्तेफाक नहीं भी होता, तो बाय एंड लार्ज ये कंसेंसस है और इस पे कोई शक नहीं है। और इस कंसेंसस में एक तरफ पीटीआई भी शामिल, यानी पाकिस्तान की फौज के साथ हिंदुस्तान के खिलाफ पाकिस्तान के दिफा के लिए, उससे तो किसी को इन्हराफ नहीं है। अब उसके ऊपर किसी की स्ट्रेटेजी मुख्तलिफ हो सकती है। सो प्रिंसिपली मेरा ख्याल है सारा मुल्क इस पे बिला तकसीफ और इकट्ठा। राइट। सो बट इसमें एक और मामला भी है जुबैर साहब। वैसे समा अकरम राजा ये कह रहे हैं कि हमें कहा जा रहा है कि बानी पीटीआई को किसी फौजी अदालत से सज़ा दिलवाई जा सकती है, सज़ाए मौत दिलवाई जा सकती है, और ये बात हुकूमत और की तरफ से हो रही है। आपके ख्याल से इस किस्म की थ्रेट्स भी हो रही हैं? देखिए, ये एक बहुत ही एक अपॉर्चुनिटी है जो पाकिस्तान के पास आई है कि एक इतनी ज़्यादा पोलराइज्ड एनवायरनमेंट से, पॉलिटिकल पोलराइज्ड एनवायरनमेंट से हम वहाँ एक सिचुएशन में आए जहाँ ना सिर्फ हमें इंडिया के साथ मुकाबला करना पड़ा, बट हम एक बड़ा ज़बरदस्त हमें फतह हासिल हुई है। सो एक डैट प्रोवाइड्स एन अपॉर्चुनिटी एज वेल कि अब हम आगे लेके कैसे, जंग तो नहीं हमने करनी सारी उम्र भारत के साथ, तो हमें आगे कैसे लेके जाना है, मुल्क को कैसे आगे लेके जाना है। सो एक थोड़ा सा कुछ हिना रबानी खर ने एक इंटरव्यू में कहा था, तो मैं उसको ज़्यादा एलेबरेट करके बात करूँगा, वो थोड़ा सा शायद थी, आगे की बात नहीं है कि अगर पॉलिटिकली अगर हमने ये, तो कायरा साहब की बात से मैं बिल्कुल 100% एग्री करता हूँ कि ये आगे लेके जाने का मतलब ये नहीं होता कि सब मुत्तफिक हों हर चीज़ पर। जनरली मुत्तफिक होते, पाकिस्तान के लिए तो सब मुत्तफिक हैं कि पाकिस्तान को आगे बढ़ना चाहिए, स्ट्रैटेजी डिफरेंट हो सकती है हर, और दैट इज़ वाई वी हैव मल्टी पार्टी सिस्टम कि जी एक पॉलिटिकल पार्टी है वो पाकिस्तान को आगे लेके जाने के लिए एक दूसरा रास्ता इस्तेमाल करना चाहती है कंपेयर टू पीपल्स पार्टी और PMLN और PPP। तो हर एक की उसमें किसी का कोई बददियानती नहीं होती, हर एक की अपनी तरजीहात होती हैं कि आप इकोनॉमी में को कैसे लेके जाएंगे, फॉरेन पॉलिसी के हवाले से कैसे ले, एक विद इन अ पॉलिटिकल पार्टी एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है। सो वो तो उस हद तक तो हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। लेकिन जो मैं बात कर रहा था कि अगर हमने आगे लेके जाना है, तो जो अगर हमने जिसका हक छीना है उसका हक रिकग्नाइज करें और फिर आगे जाना आसान होगा। अगर हम कहेंगे कि पिछली बातों को सबको भूल जाएं, और ये तो पता नहीं सलमान अकरम राजा ने बात की है, मुझे नहीं पता इसका, अगर ऐसी बात हो रही है तो जाहिर सी बात है ये कोई अच्छा तो नहीं होगा मुल्क को आगे लेके जाने के हवाले से। पॉलिटिकल पार्टीज़ को एक दूसरे को अपोज करना चाहिए। पार्लियामेंट के अंदर अभी बजट आने वाला है, जाहिर सी बात है आप ये तो नहीं एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि PMLN के फाइनेंस मिनिस्टर बजट देंगे और सब हाँ में हाँ मिलाना शुरू कर दें। तनकीद होगी, होनी भी चाहिए और शदीद होनी चाहिए। लेकिन जो मैं बात कर रहा हूँ कि जो हिना रबानी खर ने की थी कि जी अगर आपने किसी का हक मारा है पॉलिटिकली,
तो उसको रिकॉग्नाइज करें, उसका कुछ ना कुछ मुदावा करने की कोशिश करें और गिव एंड टेक करके आप आगे लेके चलेंगे। क्योंकि एक इतनी बड़ी पॉलिटिकल हकीकत को दबा के और अगर ऐसी बात हो रही है कि जी उनको सजा दी जाएगी मिलिट्री कोर्ट से और ये सारी चीज़ें, तो उससे तो जाहिर है कोई फायदा नहीं होगा, इट विल बैकफायर स्पेक्टेकुलरली बल्कि। राइट, सो काया साहब इस पर जरूर कमेंट कीजिएगा। लेकिन एक मिनट रुकिए जरा, मैं इस पर छोटी सी गुजारिश करूँ। देखिए पहली बात तो यह है कि ऐसी कोई बात हो नहीं सकती लॉजिकली। फर्ज करें मस्ट कम फर्स्ट इंतहाई, अल्लाह ना करे कोई ऐसी सूरत हो। अगर कोई किसी के दिमाग में ऐसी बात है तो क्या वो अयां करेगा? क्या वो अपने मुखालिफ को खोल के बयां करेगा? मुमकिन ही नहीं। और बिल्कुल राजा साहब मुझे बहुत एहतराम है, इंतहाई आला और बड़े आला पाए के वकील है, उनको चाहिए कि अगर किसी ने उनसे ये बात की तो उसको खोलें, बिल्कुल अवाम के सामने ले आए इस बात को बद खुफिया रखें। हाँ, ये बात दुरुस्त है कि इत्तेफाक राय करने के लिए या चीजों में टॉलरेंस आनी चाहिए। जो दोनों तरफ शिद्दत हो गई है, हुकूमत इदारों एक तरफ और पीटीआई दूसरी तरफ, तो मैं तो रोज की बात कहता हूँ कि सियासी जमातों को भी, खासतौर पे उस जमात को जिसका ज्यादा इस वक्त कजिया है, उसको चाहिए कि वो अपने माजी करीब के इंसिडेंट्स के ऊपर जिसके ऊपर उन पे केसेस हैं, उन केसेस के ऊपर उनके साथ अपने रवैये पे नजरसानी करें, गलती का इकरार करते हुए माजरत करते हैं, आगे बढ़ने के रास्ते पैदा करते हैं। हठधर्मी से काम नहीं चलता। और दूसरी तरफ ये भी देखना चाहिए कि अगर किसी से कोई एक्सट्रीम गलती नहीं हुई और कोई दरगुजर की कैफियत इख्तियार की जाए और कोई गलती अपनी इकरार करता है और उस रास्ते को छोड़ता है, तो फिर दरगुजर की कैफियत भी होनी चाहिए। इसमें भी कोई दूसरी राय नहीं। तो दोनों तरफ से ये काम होगा, वरना मेरी और आपकी और दुनिया की ख्वाहिश हो सकती है, लेकिन इन ख्वाहिशों पर फिर अमल नहीं। राइट, एंड गाया साहब ये भी क्लियर कर दीजिएगा, आपने कहा आपकी बिल्कुल भी इल्म में नहीं है कोई मुज़ाकरात हो रहे हैं। ये बात सारा बासी साहब ने भी की, एक दो और जगह से भी की गई, नजम सेठी साहब ने भी की कि मुज़ाकरात हुए हैं बानी पीटीआई से, बट ये मुज़ाकरात एक तो ये है कि उनके साथ उनको अप्रोच किया जाता है, उनको स्पीकर साहब ने बुलाया, उनके मुज़ाकरात होते रहे, उनके साथ बाकी लोगों के भी होते रहे, और ये कोई मजायका नहीं मेरे इल्म में। मैंने कहा मेरे इल्म में नहीं, नहीं है ना मेरे इल्म में हो। हुकूमत अगर उनसे मुज़ाकरात कर रही है तो बहुत अच्छी बात है, करने चाहिए, नहीं कर रही तो करने चाहिए, कर रही है तो कंक्लूड करना चाहिए। राइट, जुबैर साहब इसमें क्योंकि पॉलिटिक्स तो बड़ी खतरनाक किस्म का एक गेम है, कोई क्यों मुज़ाकरात करे इस वक्त पीटीआई से? गवर्नमेंट इज इन अ बेटर पोजीशन, उनको एक फील गुड फैक्टर भी मिला है आफ्टर पाक इंडिया। पीटीआई से कोई ऐसी उम्मीद नहीं है कि वो उनको कोई बहुत अच्छे तरीके से चलने भी देगी, जो राना सनाउल्लाह साहब खुद कहते हैं। तो क्यों करे सब? वैसे एक बात ये भी है जी, एक बात ये भी है कि हुकूमत उनसे मुज़ाकरात क्यों ना करे, वो अपने रवैये में नरमी पैदा करे तो हुकूमत उनसे मुज़ाकरात करे। ओके, क्यों ना करे? ठीक है, क्यों ना करे जी जुबैर साहब, हुकूमत क्यों ना करे या क्यों करे, इस पे जरा रोशनी डालें। देखना अगेन दो राय है कि इस वक्त जहां जिस जगह से फॉर एग्जांपल ये जंग के नतीजे में जो हालात पैदा हुए हैं, तो उसमें एक ये तो तासुर जो हुकूमत है और एस्टैब्लिशमेंट है उसको ये तो तासुर मिला होगा बिल्कुल। और ये मेरा ख्याल है आउट ऑफ मतलब एक ऐसी चीज़ है कि जो कि आई कैन अंडरस्टैंड कि वेयर दे आर कमिंग फ्रॉम। तो वो तो कहेंगे कि पीटीआई इज़ एट इट्स वीकेस्ट, हम अब हाई पर हैं, कौम हमारे पीछे खड़ी है, हमने पाकिस्तानी कौम को एक फतह दिलवाई है, तो इस वक्त हम क्यों जाके नेगोशिएट करें और क्यों शो करें कि जी हम चाहते हैं कि जी इमरान खान बाहर आए। बट आई थिंक वो जिस तरह कायरा साहब ने कहा है कि आई एग्री विद हिम कि अगर बेटर सेंस प्रिवेल करता है तो फिर ये सवाल ज़रूर होना चाहिए क्यों ना करें। लेकिन क्यों ना करें का एक मैं ज़रूर कायरा साहब से डिसएग्री करूंगा कि कायरा साहब ने कहा कि वो अपनी गलती को एक्सेप्ट करें। देखिए दुनिया में कोई आज तक पॉलिटिकल लीडर या पॉलिटिकल पार्टी नहीं है वो ये कहे कि जी हमारे से गलती हो गई और हम अब आगे जाने के लिए, वो तो आप उनको जो राय दे रहे हैं वो तो उनके लिए सियासी तौर पर बिल्कुल ख़त्म करने के बराबर है। वाई वुड दे से कि जी हमने बड़ी गलतियां की, तो कि आप उनके 9 मई याद दिलाएंगे, वो आपको 8 फरवरी याद जी मैं कंप्लीट कर लूँ कायरा साहब, एक सेकंड पर लास्ट सेंटेंस है। आप उनको 9 मई का याद दिलाएंगे, वो आपको 8 फरवरी का याद दिलाएंगे, एंड देन वो बहस का एक सिलसिला शुरू हो जाएगा। सो वो नेवर एंडिंग होगा। सो ये एक्सपेक्ट करना कि पब्लिक में आके कोई कहेगा कि जी हमारे से गलती हो गई और बाकी हम फिर आगे जो हुआ था वो भूल जाए, तो आई डोंट थिंक सो दैट विल हैपन।
राइट साहब, ये बात सही है कि ना ये कहा जाएगा कि 2018 में हमने गलत किया, अब आपने गलत कर लिया। बड़ी सिंपल है, मैं एक छोटी सी गुजारिश कर लूं, ये लाजम नहीं होता कि हमें अपने किए पे नाज़म हूँ, शर्मिंदा हूँ, मुझसे गलती हो गई, ये नहीं होता। आप उसके तरीके इख्तियार करें। ये हमारा कोई ऑर्गेनाइज्ड क्राइम नहीं था, ये ऑर्गेनाइज्ड प्रोग्राम नहीं था, स्पॉन्टेनियस हुआ, हो गया, हमारे लोग उसमें थे, कोई इंटेंशन नहीं थी। लेकिन अब इस मामले को कितना आगे तूल दिया जा सकता है, ये एक बर्दाश्त का रवैया है, इसको लेके आगे बढ़ना है। यही एक रवैया होगा ना कि एक तरफ से अगर ये बात की जाएगी तो दूसरी तरफ से भी टॉलरेंस का रवैया आ सकता है। वरना अगर एक तरफ अपनी जगह कहे कि जी मेरी नाक बहुत ऊंची है, तो दूसरी तरफ वाले भी तो नाक नीची नहीं करेंगे ना, फिर ये मामला अड़ा रहे। तो मैंने यही कहा कि दोनों अतराफ को अपनी जो गिवन पोजीशन है उनके ऊपर कंप्रोमाइज करना पड़ेगा, और फिर हमारी जो जमातें हैं ये दरमियान में एक अच्छा रोल प्ले कर सकती हैं, लेकिन कोई इंटेंशन तो आए। राइट, सो जुबैर साहब, इसमें नजम सेठी साहब की स्टोरी किधर स्टैंड करती है? वो कह रहे हैं कि ईद से पहले आ जाएंगे बाहर बानी पीटीआई। देखें ना, अगर ये नजम सेठी साहब की स्टोरी सही है तो मेरा ख्याल है कि उसका मतलब एक ही होगा। उसका मतलब ये होगा कि द एस्टैब्लिशमेंट थिंग्स दैट इमरान खान इज़ नो मोर टू बी फियर्ड, कि वो इमरान खान वो गेट अगर खुलेंगे भी अडियाला जेल के, तो आराम से बिल्कुल बगैर किसी रश के पूरा पाकिस्तान नहीं उमट के आएगा और वो आराम से बनी गाला चले जाएंगे। अगर ऐसा होता है कि एस्टैब्लिशमेंट अगर समझती है कि जी इस वक्त इमरान खान को छोड़ना जो है वो उनसे वो ख़तरा नहीं रहा, पॉलिटिकल ख़तरा जो पहले था, एंड दे कैन सस्टेन एनीथिंग, क्योंकि ये तो सब एग्री करते थे कि किसी ना किसी वक्त पर इमरान खान को बाहर आना है। इस पर भी सब एग्री करते थे, और एग्री मैं इसलिए कह रहा हूँ कि चाहे ख्वाजा आसिफ हो, राना सनाउल्लाह हो, जो भी गवर्नमेंट के बड़े बड़े जो स्टॉलवर्ड्स हैं, वो बड़े आराम से ये कंसीड करते थे कि अगर इमरान खान अपना रवैया ठीक कर लें तो वो कल जेल से आ जाएंगे। फैसल वाडा जो कि बहुत क्रेडिबल एक ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट करते हैं कि जी ये अपनी गलतियों की वजह से अंदर बंद हैं, वो गलतियां नहीं जिसके बेसिस पर कन्विक्शन हुई है, बल्कि वो चीज़ें पॉलिटिकल गलतियां जिसकी वो कहते हैं हटधर्मी की वजह से और इसकी वजह से आज भी अगर वो बैक डाउन कर दें तो वो बाहर आ जाएंगे। यानी कि एक चीज़ तो तय हो गई है कि पाकिस्तान का जुडिशल निज़ाम जो है वो बिल्कुल धर्म भरम है, उसकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, उसकी कोई उस पर इंटरेस्टेड नहीं है कि अगर इमरान खान पॉलिटिकली ऑन द राइट साइड ऑफ थिंग्स आ जाएं तो वो बाहर होंगे, अगर ही रिमेन्स ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ थिंग्स ही विल रिमेन इनसाइड और इन अ वेरी डिफिकल्ट। अगर इसी आर्गुमेंट को ले तो इस वक्त तो ही स्टिल एट द सेम पॉइंट, तो फिर तो बाहर आना मुश्किल ही लगता है। कारा साहब, योर कमेंट। पहली बात तो यह है, मुझे अपने भाई से जरा लाइटर साइड पे, क्या ये नहीं चाहते कि इमरान खान बाहर आए? जो ये मुसलसल एक ही बात कहे जा रहे हैं कि इमरान ये की कोशिश करे, नेगेटिव प्रेशर ना बिल्ड करे। दूसरी बात यह है कि बिल्कुल ये दोनों तरफ से नरमी होनी है, ये एक गिवन सिचुएशन है, इसको आप आइडियलाइज करना चाहें या आइडियलिज्म के साथ लिंक करना चाहें तो आपका हक है, बिल्कुल करिए। इस वक्त अपनी पॉलिटिक्स और अपनी पॉपुलैरिटी का इशू है, दूसरी तरफ से जो कुछ हुआ है उनका भी अपना एक बहुत सीरियस इशू है, हुकूमत के साथ भी उनका एक टकराव है, तो उनको ये तो नहीं कि वो पॉलिटिक्स छोड़ के भाग जाएंगे, लेकिन एक बात तय है कि इमरान खान ने बाहर आना है, तो अगर वो चुपचाप आएंगे किसी कंप्रोमाइज के नतीजे में, जो सेठी साहब कह रहे हैं वो तो डायलॉग की बातें कर रहे हैं कि मज़ाकरात हो रहे हैं, तो मज़ाकरात में गिव एंड टेक होगा। बहुत इंपॉर्टेंट बात करेंगे साहब, अनफॉर्चुनेटली हमारा राब्ता भी खराब हो रहा है। ठीक है, हम एक ब्रेक लेते हैं, विल बी बैक। एंड वेलकम बैक। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार 3 रोज़ा दौरे चीन पर बीजिंग में मौजूद हैं। कल अफगान वज़ीर ख़ारजा भी चीन पहुंच जाएंगे और वहां पर भारत की जारहियत को मुंह तोड़ जवाब देने के हवाले से एक मुतफ़िक़ा लाहे अमल बनाए जाने का भी इम्कान है। पाकिस्तान ने भारत की जानिब से दुनिया भर में पार्लिमानी वफूद भेजने के जवाब में बिलावल भुट्टो ज़रदारी की क़यादत में एक वफ़द मुख्तलिफ ममालिक में भेजने का फ़ैसला कर लिया है। ये फैसला एक ऐसे वक्त में किया गया है जब कल अदम बलूचिस्तान आर्मी और बीजेपी के गठजोड़ का इंकशाफ अब क्लियरली मजीद सामने आ रहा है। ये इंकशाफ इस वक्त सामने आया है जब बीजेपी के एक रुकन का एक्स अकाउंट मुअत्तल हुआ है। इस अकाउंट की मुअत्तली पर यह रुकन बलूचिस्तान आर्मी के अकाउंट से
ट्वीट करके अपने ज़ाती अकाउंट के दुरुस्त होने का यकीन दिलाता हुआ नजर आया। ये एक बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन है। इस हवाले से डॉक्टर शम्मा जुनेजा ने ट्वीट किया कि बलूचिस्तान आर्मी का एक्स अकाउंट इंडिया से बीजेपी हिंदुत्व ग्रुप का एक कारकुन चला रहा है। इसका एक अपना अकाउंट मुअत्तल हुआ तो उसने एक्स और एलोन मस्क को बलूचिस्तान आर्मी के अकाउंट से ट्वीट करके ये मिन्नत की कि मेरा अकाउंट बहाल कर दो। बिलावल भुट्टो को अपने दौरे यूरोप में ये सबूत दिखा देना चाहिए। दूसरी जाने पाकिस्तान ने ऑपरेशन बुनियाद मरसूस में शाहीन मिसाइल इस्तेमाल करने से मुतालिक भारतीय ज़राए अबलाग के बेबुनियाद दावों को मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने अपने जारी बयान में कहा है कि इल्ज़ाम ज़रासर झूठ पर मबनी है और बेबुनियाद है। आपने देखा है कि मुसलसल एक प्रोपेगेंडा वॉर, एक आप समझ लें कि साइबर अटैक्स या एक किस्म की इंफॉर्मेशन अटैक्स पाकिस्तान के ऊपर करने की कोशिश जारी है। इसलिए दफ्तर खारजा ने कहा है कि भारतीय फ़ौज के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर एक वीडियो जारी की गई है जिसमें दावा किया गया है कि पाकिस्तान ने शाहीन मिसाइल इस्तेमाल किया। जब भारतीय फ़ौज को अपनी गलती का इदराक हुआ तो उसने वीडियो को फ़ौरन हज़्फ कर दिया। अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि अब भी बाज़ भारतीय मीडिया इदारे झूठी मुहिम को जारी रखे हुए हैं। ये मनगढ़ंत इत्तलात दरअसल भारत की ऑपरेशन सिंदूर में नाकामियों से तवज्जो हटाने की मुनज़्ज़म कोशिशों का हिस्सा हैं। इस हवाले से अगेन दोबारा अफसोस करेंगे बरखा दर्द साहिबा पर कि उन्होंने फिर ट्वीट कर दी कि पाकिस्तान ने शाहीन मिसाइल इस्तेमाल किया है। पहले ही वो एक गलत इंफॉर्मेशन दे चुकी हैं और दोबारा वो फिर गलत पे गलत इंफॉर्मेशन दिए जा रही हैं और जो उनका एक जर्नलिज्म का तासुर था वो बार बार उसी तरीके से नीचे गिरा जिससे राइफल तैयारे नीचे गिरे थे। तर्जुमान पाक फौज लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने भी ये वाजे किया है कि भारत ने दोबारा हमले की जुर्रत की तो पाकिस्तान का जवाब पहले से भी शदीद होगा। ज़रा देखिए। जनरल गुलाम मुस्तफ़ा एंड ब्रिगेडियर मसूद खान, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस ऑन द प्रोग्राम। जनरल साहब, द रीज़न DGSPR को ये रिबटल देना पड़ा है उसकी वजह यह है कि ये इन्फॉर्मेशन खुद भारत दे रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर ख़त्म नहीं हुआ, सो थ्रेट लेवल वहीं पर मौजूद है। जी, थ्रेट लेवल तो कम नहीं हुआ ना। हमें तो ये तो सोचनी चाहिए भी नहीं कि इतनी आसानी से वो मान जाएंगे, क्योंकि जिस तरीके से उनकी हसीमत उठानी पड़ी है, जिस तरीके से उनके जो बैकर्स हैं यूनाइटेड स्टेट्स, इजराइल, UK वगैरह, उनको हसीमत उठानी पड़ी है। अब उसका उन्होंने किस तरीके से उसको हैंडल करेंगे ये लोग। मतलब टेक्नोलॉजी, लेट्स एडमिट के टेक्नोलॉजी उनके पास थी और हम भी समझते थे कि उनकी टेक्नोलॉजी हमारे से बेहतर है उनके पास, और फ्रैंकली है भी, लेकिन बदकिस्मती ये है कि दे डोंट नो हाउ टू यूज इट, दे डोंट नो हाउ टू एम्प्लॉय इट। तो मसला तो उनके लिए बना हुआ है, अभी हाउ टू कम आउट ऑफ इट, दैट इज देयर बिगेस्ट इशू। उसके लिए जो आप झूठ की बात कर रही हैं, झूठ तो देखिए, सोसाइटी इज बेस्ड ऑन लाई। आई डोंट नो हम क्यों उस पर नहीं समझ सकते। जिस सोसाइटी ने इंसानियत को 4 उसमें तकसीम कर दिया है कि एक ब्राह्मण है वगैरह वगैरह, एक ऐसी भी इंसानों में कैसी वो लोग भी हैं जिनको इंसान ही नहीं समझा जाता, उनको मतलब जानवरों से भी बदतर सलूक किया जाता है उनके साथ। तो जो सोसाइटी ही सारे झूठ पे मबनी है, जिनका आइन झूठ पे मबनी है, हम कैसे उनकी बात। तो ये हमारे लिए मेरा ख्याल हमारी अपनी एक खाम ख्याली है और हमारी अपनी एक सोच है। और हमें जब बहुत ज़्यादा मोहब्बत उठती है कि हमें तैयार कर लेनी चाहिए, भारत पीस लविंग है, हमें पीस लविंग होना चाहिए। भारत कभी पीस लविंग नहीं हो सकता, इसमें मुझे कभी कोई शक नहीं रहा। और हमें कहते बीजेपी ने किया, बीजेपी से पहले कांग्रेस का दौर तो देखिए ना क्या हुआ पाकिस्तान के साथ। तो हमारे आई डोंट नो हम कहाँ किस दुनिया में हम रह रहे हैं और क्या हमारी बातचीत है, बातचीत का तरीका क्या है हमारा। Frankly, मतलब I am disappointed. Frankly, I am disappointed. Right. Here are people talking about it. Frankly. ओके, इंटरेस्टिंग। सो ब्रिगेडियर मसूद, वज़ीर ख़ारजा इस वक्त चीन में मौजूद हैं, जहाँ कल वज़ीर ख़ारजा अफ़गानिस्तान के भी जाएंगे। सो क्या हमने देखा कि रिसेंटली भारत ने कोशिश की अफ़गानिस्तान के साथ अपना अलायंस मजबूत करने की, कल क्या एक्सपेक्टेड है? जी हाँ, बहुत शुक्रिया। देखिए, मेरे ख्याल में एक तो फॉरेन मिनिस्टर के चीन जाना, उनके इसको एक्नॉलेज करना कि उनकी जो मॉरल और डिप्लोमेटिक सपोर्ट रही है, जो स्टैंड उन्होंने लिया पाकिस्तान के साथ, वो बातचीत होगी। फिर इसकी जो साउथ एशिया में जो सिचुएशन है, इसकी इम्प्लीकेशन पे बातचीत होगी। बायलैटरल रिलेशन बिटवीन द टू कंट्रीज वो डिस्कस होगी। और थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, अफगानिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर वहाँ पे आ रहे। अगर आपको याद हो कि कुछ दिन पहले यहाँ एम्बेसडर सादिक वो चाइनीज स्पेशल एनवॉय इन अफगानिस्तान, ये दोनों अफगानिस्तान में काबुल में थे और वहाँ उनकी मुलाकातें हुई। और उससे पहले फॉरेन मिनिस्टर जा चुके, तो पॉजिटिव हुआ है। जाहिर के दरमियान में फिर ये इंडिया वाली खबर भी आई है। ऑफिशियली अफगानिस्तान में कोई बताया नहीं है, लेकिन इंडिया ने ऐसे बात की है
लेकिन अब जो मुलाकात होगी दिस विल बी वेरी इंपॉर्टेंट। और देखें कि एक जॉइंट मेरे ख्याल में अब ये अमीर खान मुत्तकी अब ईरान से होते हुए जा रहे हैं चाइना, तो मेरे ख्याल में वहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बातचीत होगी। एक जो जॉइंट मेरे ख्याल में एक लाए अमल तय होगा और उस पर बात इसके एलानिया इस पे आएगा। तो मेरे ख्याल में हमें पॉजिटिवली हमें ये देखना पड़ेगा कि अफगानिस्तान मेरे ख्याल में जो हमारी तवक्कुआत है उस पर पूरा उतरेगा। और जब तक ऑफिशियली उनकी तरफ से कोई नहीं आता है, लेकिन एट द सेम टाइम जो है कि हमने जो वहां पे गए हुए हैं तो चाइनीज का जो एक्नॉलेजमेंट है उनके कंट्रीब्यूशन और फ्यूचर में जो कोलैबोरेशन है बिटवीन द टू कंट्रीज वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। और यकीनन रीजन में चाइना इस हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, बट एट द सेम टाइम हमने जिस तरीके से देखें अमेरिका एक्नॉलेज कर रहा है हमारी जो हमारा जो रोल है दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। सो पाकिस्तान के लिए डिप्लोमेटिकली हम मैं कह सकता हूँ हमें सक्सेस रही है इन ऑल द फ्रंट्स। जैसा हमने देखा है कि मिलिट्री वाइज तो हमने जवाब दिया ही और बेहतर जवाब दिया और बताया कि पाकिस्तान बेहतर है। और सही कर लीजिए एसपी ने कि आपने एक मफरूज़ा बनाया हुआ है कि भारत शायद इंडिया है और पाकिस्तान शायद अफगानिस्तान है। और ये मफरूज़ा आप इसको अगर थोड़ा सा रिसर्च करें, ये बाकायदा अपनी प्रोग्रामिंग के थ्रू, अपनी नैरेटिव के थ्रू, अपनी स्टेटमेंट्स के थ्रू ये झूठ गढ़ा गया है जब और बावर कराने की कोशिश की गई दुनिया को भी, जो कि एक्सपोज हुआ है। जनरल गुलाम मुस्तफ़ा, ये बात क्या अभी भी यही तासुर मौजूद है भारत के माइंडसेट में कि वो एक बहुत बड़ी सुपर पावर है और पाकिस्तान को जिस वक्त चाहे वो कच्चा चबा सकती है? जी, ये तो एक कॉमन थ्रेड है right from the day Pakistan came into being. That runs common to all political parties. और जो उनका जो मेन जो पिलर है जिसके ऊपर उनकी सारी पॉलिसीज बेस्ड हैं, फॉरेन पॉलिसी है, इकोनॉमिक पॉलिसी, दैट इज गेटिंग पुलिंग पाकिस्तान डाउन। उसमें तो मुझे हमें इस बात में तो शक होना चाहिए नहीं है, नंबर एक। नंबर दो, देखिए भारत को जितना मर्जी आप कुछ कर लीजिए, लेकिन ये मत भूलिए कि भारत इस गेम में अकेला नहीं है। भारत के साथ जो उसको बैक कर रहे हैं अमेरिका है, बढ़ते हैं। बार बार मैं इसलिए कह रहा हूं कि हम ये भूल जाते हैं कि भारत अकेला है। भारत को इतना प्रॉप अप किया गया है जिस मकसद के लिए, उसमें पाकिस्तान को नीचे लेके आना एक मकसद है उसका। इसलिए हमें वी हैव टू बी केयरफुल। एंड नंबर टू, आई एम श्योर ये जैसा मसूद भी बात कर रहे थे, पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान के दरमियान जो रिलेशनशिप है उसमें जो दरार है उसका भी असर हमें समझ आनी चाहिए कौन डाल के बैठा हुआ है। वो भी भारत के वहां पे फुटप्रिंट्स इतने वाज़ेह हैं कि वन गेट्स शॉक्ड। इसी तरह अमेरिका के फुटप्रिंट्स इतने वाज़ेह हैं कि वन गेट्स रियली सरप्राइज कि हम उसको ऐसे डीलिंग। तो वी हैव टू एक्चुअली सिट डाउन। और अच्छा है कि चाइनीज, क्योंकि उनकी प्रेजेंस अफगानिस्तान में बहुत है और जिस तरीके से उन्होंने लद्दाख और नॉर्थ ऑफ से बिल्डअप किया हुआ है, दे हैव अप्रोच्ड अफगानिस्तान थ्रू द वाखन बॉर्डर। तो अभी मेरा ख्याल है कि अफगानिस्तान को ये बात समझाने में आसानी भी होगी और फिर कुछ कैरेक्टर के साथ में ख्याल है देयर विल बी सम स्टेक आल्सो इन दिस। राइट। एक और खबर यह है कि बरतानवी पार्लियामेंट की ख्वाजा अमूर कमेटी ने जनूबी एशिया से मुतालिक अपनी नई रिपोर्ट में खबरदार किया है कि तनाज़ कश्मीर एक एटमी जंग में बदल सकता है। इस रिपोर्ट में भारत की जानिब से मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक़ की पामाली और खुसूसी आइनी हैसियत ख़त्म करने पर शदीद तशवीश का इजहार किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक अगर पाकिस्तान और भारत ने फौरी मुज़ाकरात शुरू ना किए तो कश्मीर का तनाज़ा जौहरी जंग में बदल सकता है। बरतानिया नई दिल्ली और इस्लामाबाद दोनों पर सफारती दबाव डाले, खित्ते में इंसानी हकूक़ की सूरत-ए-हाल की मुसलसल निगरानी की जाए, फरीकैन को बैनुल-अक़वामी मुबस्सिरीन की रसाई की इजाज़त देने पर आमादा किया जाए। बरतानवी हुकूमत को चाहिए कि वो कश्मीर को मुहाजिरीन की आवाज़ सुने और उनके तहफ़्फ़ुज़ात का एहतराम करे। सो ब्रिगेडियर मसूद, पाकिस्तान की तरफ तो ये बात इम्प्लीमेंट ही नहीं होती। पाकिस्तान ने तो फुल एक्सेस दिया हुआ है हर किस्म के इंटरनेशनल मीडिया आउटलेट को। ये डायरेक्ट भारत को कहा जा रहा है कि जम्मू और कश्मीर में एक्सेस दें आप। यहाँ देखें, हमारे ख्याल में रिसेंट डेवलपमेंट में फर्स्ट टाइम देखें कि इस पाकिस्तान की जो डेमोन्स्ट्रेशन हुई ऑन 10 मई, उसके बाद आप देखें यकलख हम देख रहे हैं चेंज पूरी दुनिया में है। प्रेसिडेंट ट्रंप का स्पेशली देखें, वो जहाँ जाते हैं पाकिस्तान की बात करते हैं, और स्पेशली जब मिडिल ईस्ट में तो 6 दफा पाकिस्तान का नाम लिया, फॉक्स न्यूज को इंटरव्यू दिया, पाकिस्तान का नाम लिया, और उन्होंने कहा कि देखेंगे कि इंडिया की बड़ी कोशिश रही कि इसमें टेररिज्म वाला कोई फिगर वर्ड दरमियान में आ जाए, वो दरमियान में नहीं लेके आए। और उन्होंने पाकिस्तानियों की बड़ी तारीफ की कि अच्छे लोग हैं, लीडरशिप बहुत अच्छी है, और साथ ही उन्होंने ये कहा कि हमने एक एटमी जंग रुकवाई है, सीज फायर करवाया है। सो ही सेड कि वी आर रेडी टू मीडिएट बिटवीन द टू कंट्रीज। तो पहली दफा मीडिएशन भी दरमियान में आया। और आपको याद हो जो ट्वीट किया था
मार्को रूबियो ने कि पाकिस्तान और इंडिया दे विल डिस्कस ब्रॉड सेट ऑफ इश्यूज इन एट ए न्यूट्रल वेन्यू। इसका मतलब क्या था? ब्रॉड सेट ऑफ इश्यूज का मतलब है बहुत सारी चीजें थी जो पाकिस्तान के अंडरस्टैंडिंग के साथ ये ट्वीट हुई। सो दुनिया में अब ये रियलाइज हो रहे कर रहे हैं कि जो कोर इश्यू है इन साउथ एशिया बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया, दैट इज जम्मू एंड कश्मीर। 1947 के बाद है मेन स्टेक, उसमें जो रेलेवेंस बनती है वो यूनाइटेड किंगडम की बनती है। दैट्स वाई उनके जो फॉरेन मिनिस्टर थे यहाँ पे आए थे और यहाँ से बड़े पॉजिटिव एक रिस्पांस पाकिस्तान ने उनको दिया है। तो दैट्स वाई प्रेशर जितना आ रहा है, आप देखें ना कि क्यों उन्होंने डेलीगेशन बना के शशि थरूर के लीडरशिप में भेज रहे हैं इंटरनेशनल कम्युनिटी के पास, क्योंकि उनका नैरेटिव नहीं बिका। नॉट इस इंटरनेशनल कम्युनिटी के किसी कंट्री ने उनको सपोर्ट नहीं किया, इंडोर्स नहीं किया, उनका नैरेटिव नहीं लिया। सवाए अभी कहते हैं कि परवीन सानी ने कहा या किसी और ने कहा कि अफगानिस्तान और इजराइल उनके साथ थे, बाकी कोई नहीं था। तो दैट्स वाई कि दुनिया ने रियलाइज कर लिया है, जो झलक पाकिस्तान ने दिखाई है कि उसके बाद से रियलाइज है कि जब तक इस सेटल नहीं होता है तो पीस एंड स्टेबिलिटी इन साउथ एशिया इज लिंक्ड विद द सॉल्यूशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। 18 रेजोल्यूशन से यूनाइटेड नेशंस, जब तक जम्मू कश्मीर विच इज द फ्लैश पॉइंट नहीं हल होता तब तक न्यूक्लियर वॉर का खतरा मौजूद है। जनरल मुस्तफ़ा, हमने बड़ी अहम डेवलपमेंट देखी, बीजेपी के एक रुकन का एक्स अकाउंट मुअत्तल हो जाता है। सो बलूचिस्तान में जो प्रोपेगेंडा है, ऑन ग्राउंड भी उनकी प्रेजेंस थी, अब प्रोपेगेंडा भी एक्सपोज हुआ है। कितना इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान ये इंटरनेशनली दुनिया को बताए। ख़ास तौर पे हम देख रहे हैं इस वक्त एक फुल मशीनरी जारी है भारत की झूठ की, जिसमें वो कांटेक्ट कर रहे हैं इंटरनेशनल पावर्स को भी कांटेक्ट कर रहे हैं, अपने लोगों को भी नैरेटिव दे रहे हैं। मसलन ये नई बात शुरू की है कि पाकिस्तान को बताया क्यों हमला करने से पहले, जबकि पाकिस्तान कह रहा है कि हमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी, वी वर रेडी। ये किस किस्म का नैरेटिव है? देखिए, जब वो झूठ के तो कहते हैं ना पाँव नहीं होते, वो कभी एक बात कभी दूसरी से तीसरी बात, अगर आप उनका 22 अप्रैल से लेके आज तक उनके जो बयानात हैं सबको मिलाकर पढ़ें तो समटाइम्स वन वंडर्स के भी यार हम क्यों उनसे इतने ज्यादा इम्प्रेस होते रहे हैं। हमारे जो चंद एक तबके थे, ऑफ कोर्स नॉट द आर्म्ड फोर्सेस अदरवाइज, ये हमसे दोस्ती करनी चाहिए, तिजारत करनी चाहिए। आई एम सॉरी, आई एम रिपीटिंग इट टाइम एंड अगेन बिकॉज हमारे यहाँ ऐसे एलिमेंट्स मौजूद थे कि बार बार जी उनके पास में जाना चाहिए, वी शुड। हमने कई दफा उनको ऑफर किया, नहीं मान रहे वो लोग, अब हम क्या करें, उसके बाद जाके पाँव पड़ लें उनके। इसलिए उनके झूठ के बारे में तो कभी कोई हमें शक रहना चाहिए नहीं, से पहले ही मैंने कहा था। नंबर 2, देखिए, भारत इज प्रेजेंट इन बलूचिस्तान, भारत इज प्रेजेंट इन केपी, भारत की प्रेजेंस पंजाब में भी है, नॉट डायरेक्टली, इन सम वेज डायरेक्टली, इन सम वेज थ्रू देयर प्रॉक्सीज। वो आपने ये देखा कि भारत ने अपने आप को बहुत चौधरी समझ लिया था पाकिस्तान में। गुज़श्ता 2-2.5 साल में उन्होंने ये कबूल भी किया था कि 20 पाकिस्तानियों को हमने शहीद किया है। Then they went into Canada and did something there, tried to do something in America. उनका जो एक मैग्लोमेनिया है ना, actually that has now become their क्या कहते हैं, उनके गले का तौक बन के रह गया। जो उनका नैरेटिव था वो खुद गले का तौक बन के रह गया। But they don't know how to justify it to themselves. And also, आप जब भी बात कुछ भी काम करते रैशनलाइज तो करता रहा इंसान, किया मैंने ठीक किया, गलत किया, क्या मसाइल थे, कैसे थे, वो उसको रैशनलाइज करने से कासिर हो गए हुए हैं क्योंकि उनके पास कोई ऐसी सॉलिड बात नहीं है करने के लिए। सिमिलरली जो उनकी जो नैरेटिव उन्होंने बेचने की कोशिश की, दैट बैकफायर्ड, उसमें कोई काम नहीं हुआ, किसी ने कोई बात मानी नहीं। अगर इफ यू अलाउ मी लास्ट क्वेश्चन टू यू, बिकॉज़ मसूद, भारतीय फौज की जानिब से अब एक और प्रोपेगेंडा ये भी है कि पाक फौज ने अमृतसर में दरबार साहब को गोल्डन टेंपल पर मिसाइल हमला करने की कोशिश की, जिसको भारत ने नाकाम बनाया। ये एब्सोल्युटली झूठ है। हम जानते हैं ये क्यों कर रहे हैं, सिख कम्युनिटी को इंगेज करने के लिए, जो कि इस वक्त बिल्कुल डिसएंगेज है इस वॉर के हवाले से। इस प्रोपेगेंडा को भी कैसे कैटर करे पाकिस्तान? सिंपल सी बात है, देखें, सिखों के लिए हमने जैसा करतार कॉरिडोर है, करतारपुरा कॉरिडोर को क्लोज किया हुआ है। देखिए, सिखों की एक अटैचमेंट है पाकिस्तान के साथ, वो इसलिए है, ननकाना साहिब भी यहाँ पे है, करतारपुर साहिब यहाँ पे है, पंजा साहिब यहाँ पे है, रंजीत सिंह की समाधि पाकिस्तान में, सो एक अटैचमेंट है। फिर सेकंड है कि जो गोल्डन टेम्पल है, देखिए उसकी फाउंडेशन स्टोन जो हजरत मियां मीर ने ले किया था जब वो गुरु नानक के साथ वहां पे गया, तो वहां भी हमारी अटैचमेंट है मुसलमानों की। सो देयरफॉर वो नहीं चाहते हैं कि सिखों की जो अटैचमेंट है, जिस तरह वहां पे जो गाना बड़ा मशहूर हुआ था, हम पाकिस्तान को मुर्दाबाद नहीं कहेंगे क्योंकि हमारे यहाँ पवित्र है हमारे लिए। सो अब उनको वो खतरा है। वहां पे देखें, अमृतपाल सिंह
आसाम जेल में है, किसान मूवमेंट जो थी, फार्मर्स बड़ी स्ट्रांग रही है, वारिस पंजाब दे एक्टिव हैं। तो मेरा ख्याल में पंजाब के अंदर वे अभी स्टेटमेंट्स जो आ रही है सिखों की, बात कर रहे हैं, मोदी के खिलाफ बात कर रहे हैं। और अभी तो खुल के कह रहे हैं कि भाई आप अपने जो कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया का 25B(2) विच सेज कि सिखिज्म इज पार्ट ऑफ हिंदुइज्म, उन्होंने कहा हम हिंदू नहीं है, हम सिख हैं, हम अलग थलग हैं, आप इस आइन को अमेंड करें। राइट अवेयरनेस अभी वहां पे आ रही, सो खौफ की फजा है इंडिया में। राइट, थैंक यू सो मच जेंटलमैन फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम। ये आपको दोबारा दिखानी है बरखा दत्त की ट्वीट। अफसोस होता है, और बड़े अरसे से शायद वो इसी किस्म की रिपोर्टिंग चल रही थी, लेकिन पिछले कुछ हफ्तों में बार बार गलत झूठ बोला है उन्होंने। दोबारा जो आज पाकिस्तान ने ऑफिशियली डिनाई कर दिया, पूरी ट्वीट कर दी है कि शाहीन बैलिस्टिक मिसाइल का हमला करने की कोशिश की पाकिस्तान ने, जो कि सरीहन झूठ है। एंड दिस शोज कि जब आपकी भारत की सो कॉल्ड टॉप जर्नलिस्ट इस कदर झूठी ट्वीट्स करेंगी तो पूरी स्टेट मशीनरी ही झूठ पर कायम है। ज़रूर सोचिएगा इस बारे में कि कब तक झूठ बोलेंगे, किस किस को झूठ अपना साबित करने की कोशिश करते रहेंगे। डू टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अल्लाह हाफ़िज़।